बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज इस कोर्स का 23वां लेक्चर है। तो हस्ब मामूल हम देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो समरी रिकॉल में है जनाब, हमने पिछले लेक्चर में एक खास किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी जिसे हम बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक खास फॉर्म थी जो हमने देखा और स्टडी की। फिर हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन पे बात की और हमने इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया। इसमें x इज इक्वल टू 0 वाज दी सिंगुलर पॉइंट, तो हमने x इज इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट के अबाउट इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया। इस सीरीज सॉल्यूशन में एक कुछ फंक्शन अपीयर हुए या कुछ खास टर्में अपीयर हुई जिसे हम गामा फंक्शन कहते हैं। फिर हमने गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। तो हमने देखा कि गामा फंक्शन बेसिकली फैक्टोरियल ही की तरज पे है, इसीलिए इसको समटाइम्स जनरलाइज फैक्टोरियल भी कहते हैं। फिर हमने देखा जी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका जो सीरीज सॉल्यूशन आया था, इसमें भी जो y1 और y2 फंक्शंस आए थे या सॉल्यूशंस आए थे, उनकी एक खास फॉर्म थी। उन्हें हम कहते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। गोया कि हमारे पास जो सीरीज सॉल्यूशन आया वो टिपिकल फॉर्म का था बेसल्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया, और उस टिपिकल फॉर्म के जो सॉल्यूशंस हैं उनको क्या कहते हैं? बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं कि सीरीज जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सीरीज सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेसल्स फंक्शन की फॉर्म में होते हैं। फिर हमने एक और चीज देखी, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने की और कुछ रिजल्ट्स भी डिराइव किए। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन पे आखिरी लेक्चर है और आज हम एक और तरह की इक्वेशन, जैसी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी बेसल्स इक्वेशन, एक और तरह की इक्वेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे कहते हैं लीजेंडर्स इक्वेशन। ये भी एक खास फॉर्म की इक्वेशन है। इसका फिर सीरीज सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सीरीज सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे उनका भी टिपिकल नाम है। जैसे हमने बेसल्स इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन जब किए तो उसके जो सीरीज सॉल्यूशन आए उसे हमने बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहा, या वो बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड होते हैं। ऐसे यहाँ लीजेंडर पोलिनोमियल्स कहते हैं लीजेंडर्स इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। तो फिर हम इन लीजेंडर पोलिनोमियल्स पे बात करेंगे और इसको फिर डेवलप करने के या इन लीजेंडर पोलिनोमियल को जनरेट करने के लिए कुछ खास फार्मूले हैं और कुछ खास फंक्शंस हैं, उसका तज़किरा भी किया जाएगा और चंद एक रिलेटेड प्रॉब्लम्स की जाएंगी। तो ये आज के लेक्चर का ब्रीफ ओवरव्यू था। तो सबसे पहले जनाब हम देखते हैं कि ये लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे जो लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आ चुकी। अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। टिपिकल फॉर्म है, ये भी ऑलमोस्ट बेसल्स इक्वेशन ही की तरह की है। ताहम यहां पे देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2x y डैश plus n into n plus 1 y is equal to 0 is called the Legender's differential equation, and any of its solution is called Legender's function. If n is positive integer, then the solution of the Legender equation is called Legender's polynomial of degree n and is denoted by p and x. पोलिनोमियल को डिनोट करना। तो यहां जनाब ये जो n है, ये अगर कह रहे हैं जी कि पॉजिटिव इंटीजर हो
तो फिर लीजेंडर इक्वेशन जो होती है उसके सॉल्यूशन को हम कहते हैं लीजेंडर्स पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है, n डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ n की जगह 2 हो तो इसका मतलब उसकी जो है डिग्री क्या होगी, p2x उसका सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ 6 होगा n की जगह, तो जो भी n की वैल्यू होगी पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर n, तो उस को हम वो यानी जो उसका सॉल्यूशन होगा वो उस डिग्री की एक पॉलिनोमियल होगी जिसे हम क्या कहेंगे, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गई जनाब बेसिक डेफिनेशन लीजेंडर्स इक्वेशन क्या होती है। मैं फिर बता दूं ये टिपिकल फॉर्म है, बेसल्स इक्वेशन की भी टिपिकल फॉर्म थी, इस इक्वेशन की भी टिपिकल फॉर्म है, इनके टिपिकल जो हैं सॉल्यूशंस हैं, खास तरह के सॉल्यूशंस हैं। हाउएवर दोनों इक्वेशंस में सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या है, सीरीज सॉल्यूशंस हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जनाब, अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे पास इस इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है, y इज इक्वल टू के 0 टू इंफिनिटी c के x के। अब हम अगर ये जो सीरीज सॉल्यूशन है असल में इसमें एक 0 टू इंफिनिटी c के, हियर इट शुड बी x पावर के, नॉट, क्योंकि पावर सीरीज सॉल्यूशन होता है ना, ये सब के नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी x के। ओके, अब हम इसमें लेफ्ट साइड जो है इक्वेशन में की उसमें पुट करते हैं ये सॉल्यूशन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है जी, आप उसमें पहले k शुरू में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर k-1 और x की पावर k-2 हो जाता है। तो ये देखें x की पावर k-2 है, और पहली चूंकि दो टर्में जो हैं k0 और k1 के लिए ये 0 होती हैं, लिहाजा उनको इग्नोर करते हैं और वेरिएशन ऑफ k जो है वो 2 से शुरू होती है। तो ये जनाब हमने पहली y डबल डैश की वैल्यू पुट कर ली, इस तरह y डैश की वैल्यू पुट कर ली, और फिर इसी तरह n इंटू n प्लस 1, और ये y की वैल्यू है। अब ये किया है जी कि नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को इसके 1 के साथ और फिर x के साथ मल्टीप्लाई किया है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख सकते हैं वही टर्म आ गई। जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ k-2 की बजाय k हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस पहले भी हम करते रहे, होपफुली आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद -2 के ये दोनों टर्में उसी तरह लिख दी गई हैं। अब कर ये रहे हैं जनाब कि यहां पे हम पहली जो इसकी दो टर्में हैं यहां से ये जो इक्वेशन है इसकी पहली दो टर्में लिख रहे हैं, ठीक है जी। फिर क्या आ गया जी, n+1 c0 प्लस 2c0 और x पावर 0। अच्छा, असल में किया ये है, आप गौर कीजिए तो हमारे पास जब k2 होता है ना तो यहां भी 0 होता है, जब k की वैल्यू यहां पे k की वैल्यू 0 है तो ये भी x की पावर 0 है, लिहाजा इसकी भी जो है 0 वाली टर्म, और फिर यहां से k जब 2 होता है तो वो टर्म, इन दोनों को यहां इकट्ठा किया गया है, ठीक है जी। और इसमें देखें तो यहां पे x की पावर 1 हो जाएगी, जब k की पावर 3 होगी ना, k की वेरिएशन 3 होगी तो उस वक्त यहां भी x की पावर 1 होगी, लिहाजा ये दो टर्में यहां से फिर इकट्ठी कर रहे हैं। यहां से कौन सी टर्म इकट्ठी हो रही है जी, k जब 1 होगा तो c1, बल्कि ये पहले ये वाली टर्म लिखी है c1, और फिर अब ये यहां से टर्म आ रही है k जब 1 होगा तो 2-2c1, और फिर हमारे पास जब k की वैल्यू होगी, ये देखें हमें अब x की पावर 1 चाहिए ना, तो और कहां 1 होगी पावर, यहां पे 1 होगी। जब k की वैल्यू 3 होगी ना तो उस वक्त इस टर्म में से ये वाली टर्म आएगी, यानी यहां से ये टर्म आएगी। तो हमने x पावर 0 वाली टर्म इकट्ठी कर ली,
x पावर 1 वाली टर्म इकट्ठी कर ली। अब आप देख सकते हैं कि यहां जब k 4 है, बाकी चूंकि k 2 और 3 के लिए हमने टर्में लिख ली, अब इस टर्म की जो यानी इस सीरीज की पहली जो टर्म होगी k 4 से स्टार्ट होगी और उसको यूं लिखेंगे c सब k माइनस 1 x रेज टू पावर k माइनस 2। अब आप देख सकते हैं कि इसकी वेरिएशन x स्क्वायर से शुरू हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं k की जगह 4 रखूंगा तो क्या आएगा टॉप पे, x स्क्वायर आएगा। यहां देखें k की वैल्यू 2 होगी तो यहां क्या होगा, x की पावर 2, ये भी 2 से शुरू हो रही है। यहां k x की पावर 2 से शुरू हो रही है। यहां k की जगह 2 रखी है तो x की पावर 2, तो ये भी k। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जितनी टर्म्स हैं, ये सीरीज हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली और ये वाली, इन सब में क्या खास बात है कि सब की जो पावर है, सब में पावर जो x की है वो अब 2 है। अब एक और काम हमें बाकी करना होता है कि इसकी जो इंडेक्स है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। तो यहां देखें k इज इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है और ये जो है k इज इक्वल टू 4 से शुरू हो रहा है, यहां पे k इज इक्वल टू 2 से k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। तो वेरिएशन इन तीन टर्मों की सेम है। ताहम इस टर्म की वेरिएशन सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसको भी k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना होता। उसके लिए आपको बताया हुआ है कि इसको आप किसी नए इंडेक्स के इक्वल रख लीजिए, तो इसको यहां रख दिया गया j इज इक्वल टू k माइनस 2। अब हम अगले स्टेप में देख सकते हैं, अच्छा जब ये रख लेंगे ना तो अब वो सबकी जो है ना सेम हो जाएगी, क्या, पावर भी और उसकी वेरिएशन भी। चूंकि k की जगह यहाँ 2 रखेंगे ना, 4 रखेंगे तो j की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और ये xj हो जाएगा। इसको भी इन सब को तो फिर आप xj कर सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों में सेम है ना। तो आपको पहले भी एक दफा बता चुके कि जो ये इंडेक्स होता है ये क्या होता है, डमी होता है। आप इसकी जगह कोई भी और वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जनाब हम यहां से पहले ये 2 टर्में तो लिखी हुई हैं, अब सारी टर्मों को इकट्ठा कर लिया और ये हमारे पास बन गई टर्म। ये लिखा गया जी n इंटू एन प्लस 1 सी नॉट, चूंकि ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा और फिर तीसरी टर्म ये भी 0 होगी। ओके, यहां से हमारे पास ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये जो सी जे वाली ये सारी टर्में भी 0 आ गई। देखिए पहली इक्वेशन से हम इस वाली इक्वेशन से C2 हम लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल सी नॉट। इससे लिख सकते हैं C3 इज इक्वल टू, ये जो दूसरी इक्वेशन है, C3 इज इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल C1 और यहां से हम Cj प्लस 2 लिख सकते हैं रिकर्सिव रिलेशन के तौर पे। तो ये हमारे पास आ गया Cj प्लस 2 n माइनस जे एन प्लस जे प्लस 1 और j प्लस 2 j प्लस 1 इंटू Cj वेयर j वेरीज फ्रॉम 2 to, चूंकि हम देखते हैं ये वेरिएशन j की 2 से है, इसको हमने 1 कह लिया जी। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसका मतलब है देखिए तो इवन जो वैल्यूज हैं उनमें C नॉट है और C नॉट के मल्टीपल्स हैं और जो C3 है यानी ऑड वैल्यूज में C1 के मल्टीपल आएंगे। इसका मतलब है फ्रॉम द आइट्रेशन फार्मूला 1। अब हम Cj की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो हमें यहां मिलेगा C4 और आगे वैल्यूज मिलेंगी। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ C4 इज इक्वल टू दिस n माइनस 2 n प्लस 3 और 4 इंटू 2 इंटू C2 की वैल्यू हमें पता है, प्रीवियस स्लाइड पे आप देख चुके, वो C2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की। जब सब्स्टिट्यूट की तो हमें ये मिल गया कि C4 हमारे पास आ गया n माइनस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल C नॉट। इसी तरह C5, अब J की वैल्यू क्या पुट करें आइटरेटिव फार्मूला में, 2 के बाद 3, तो यहां बन जाएगा C5 हमारे पास ये आएगा माइनस n माइनस 3 इंटू n प्लस 4 5 इंटू 4 C3 दिस इज इक्वल टू n माइनस 3 n माइनस 1 n प्लस 2 n प्लस 4 ओवर 5 फैक्टोरियल टू C1।
तो आप गौर कीजिए, मैंने अभी जैसे पहले बताया आपको कि जितने इवन वाले नंबर होंगे उनके साथ C0 आ रहा होगा और जो ऑड वाली वैल्यूज होंगी उनके साथ C1 आ गए। इसी तरह जनाब हम C6 निकाल सकते हैं, ये भी इन टर्म्स ऑफ C0 मल्टीपल है, और इसी तरह C7 में भी C1 आ गया और ये वैल्यू इस तरह बन गई, एंड सो ऑन। Thus, at least for x mod less than 1, we obtain two linearly independent power series solutions. क्योंकि इसमें देखिए दो हमारे पास कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं ना, C0 और C1, जो रिकर्सिव रिलेशन से आ रही हैं वैल्यूज, तो इसका मतलब है इसके दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं। एक पहला सॉल्यूशन इस तरह का है y1 जिसमें C0 कॉमन है सब में, तो ये पहली वैल्यू 1 माइनस, अब हमारे पास C एक्चुअली 2 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ C2 की वैल्यू हम देखें ना, यहां लिख चुके, ये है C2 की वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 n प्लस 3 और 4 फैक्टोरियल इंटू x4, और इसी तरह ये नेक्स्ट टर्म होगी माइनस ये हमारे पास C6 की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ये इसमें सब्स्टिट्यूट की। इसी तरह y2 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसमें C1 अपीयर होगा और यहां आएगा x माइनस, फिर क्यूब वाली टर्म आएगी, और ये एक्चुअली C3 की वैल्यू है, ये C5 की वैल्यू है ये वाली, और ये x पावर 5 और दिस इज C7 एंड x पावर 7। अब यहां हम चंद चीजें देख सकते हैं। नोट दैट इफ n इज इवन इंटीजर द फर्स्ट सीरीज टर्मिनेट्स वेयर y2 इज एन इन्फिनिट सीरीज। क्या मतलब, n अगर इवन हो ना तो कह रहे हैं जी कि फर्स्ट, नोट दैट n इज इवन इंटीजर द फर्स्ट सीरीज टर्मिनेट्स। फर्स्ट सीरीज कौन सी थी, ये वाली, देखिए n अगर इवन हो ना तो ये देखें ये 0 हो जाएगा, n फिर 2 तो होगा ना कहीं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आने वाले सब्सिक्वेंट टर्म्स में n जो है n माइनस 2 जो है अपीयर हो रहा है, लिहाजा ये टर्म 0 हो जाएगी। और ये जो सेकंड सीरीज है इसमें चूंकि n प्लस n माइनस 2 वाली टर्म अपीयर नहीं हो रही, रादर n प्लस 2 वाली टर्म अपीयर हो रही है, तो लिहाजा इसके 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब है जब n इवन होगा तो पहली सीरीज टर्मिनेट कर जाएगी और दूसरी सीरीज इन्फिनिट सीरीज होगी, वो चलती रहेगी। अब इसी तरह से इस सूरत में देखें, ये लिख दिया गया कि फॉर एग्जांपल कहते हैं n4 है तो हमारे पास y1 x इज इक्वल टू C1, ये हो जाएगा 4 इंटू 5 और 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 और 4 फैक्टोरियल x4, और इस सूरत में हमारे पास C0 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 35 ओवर 3 x4 होगा। अच्छा, अब अगर दूसरी सूरत है कि n ऑड हो, इवन के लिए पहली सीरीज टर्मिनेट कर जाती है और ऑड के लिए दूसरी सीरीज टर्मिनेट करेगी। सिमिलरली व्हेन n इज ऑड, an odd integer, the series for y2 x terminates with x raised to n, that is when n is non-negative integer we obtain an nth degree polynomial solution of Legender's equation। तो इस सूरत में n अगर odd हो तो उसमें क्या होगा, x की पावर n, जैसे देखिए n4 था ना यहाँ ऊपर वाली में, तो x पावर 4 अपीयर हुआ था, ऐसे ही अगर n odd है तो दूसरी जो सीरीज होगी उसमें x पावर 4 n जो है वो अपीयर होगा हमारे पास, और वी ऑब्टेन द n डिग्री, उस सूरत में हमें n डिग्री पोलिनोमियल। इस सूरत में भी देखिए आप ये वाली जो सीरीज आई वो 4 डिग्री पोलिनोमियल, सो कि n4 था, इस तरह n डिग्री पोलिनोमियल मिल जाएगी। और इसका मतलब यह, सिंस वी नो दैट ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ Legender's इक्वेशन इज आल्सो सॉल्यूशन, it is traditional to choose the specific values for C0 and C1 depending on whether n is even or odd, positive, integer respectively। तो कहता है कि हम C0 C1 की वैल्यूज n इवन और ऑड के मुताबिक चूज कर सकते हैं, चूंकि किसी भी सॉल्यूशन, जो भी Legender's इक्वेशन उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसका जो कांस्टेंट मल्टीपल होगा वो भी उसका सॉल्यूशन है। ये हम वैसे भी पहले रिजल्ट पढ़ चुके हैं फॉर द होमोजीनियस इक्वेशंस, उसकी सूरत में
कि अगर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, वो भी सॉल्यूशन हुआ करता है। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस कंसीडर कर रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू 0 वी चूज C नॉट इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6 C नॉट इज इक्वल टू हमारे पास ये है जी। जब n 0 हो तो हम C नॉट ये ले रहे हैं, और जब n इवन वैल्यूज हों जैसे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, हम n की C नॉट की वैल्यू ये चूज कर लेते हैं। ये खुद से स्पेसिफाई, इसकी खास वजह है क्योंकि इससे खास रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा या हम एक खास रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, जबकि दूसरी सूरत ये है कि वेयर एज फॉर n इज इक्वल टू 1 वी चूज C1 इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू, यानी जब n 1 हो तो उस वक्त हम C1 को ले रहे हैं 1, और n जब 3, 4, यानी ये असल में ऑड केस के लिए है। ऊपर वाली सूरत किसके लिए थी? इवन केस के लिए थी। तो फॉर n इज इक्वल टू 3, 5 एंड 7 हम उनके लिए C की वैल्यू 1 की वैल्यू ये चूज करते हैं। तो अब हम इस सूरत को, ये जो हमने assumptions ली हैं या जो चूज किए हैं वैल्यूज, इनके लिए हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इज इक्वल टू 4, C नॉट हमने क्या कहा जी कि C नॉट उस सूरत में ये लेना है। तो आप देख सकते हैं -1, n इवन है ना, तो चूंकि ये n इज इक्वल टू 4 लिया तो इस केस में ये होता है C नॉट, ठीक है। -1 4/2, n की जगह 4 रख दिया, 1 इंटू 3, आखिरी टर्म यही होगी ना 3, चूंकि देखें ना 1, 3 आखिरी टर्म n-1 है, तो हमने किया पहले 1, 3 आखिरी टर्म भी तो 3, तो इसका मतलब यही 3 टर्म है लास्ट। उसके बाद 2 इंटू 4, n की जगह 4 लास्ट टर्म यही है, ठीक है, इंटू 1 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 35/3x पावर 4। ये हमने पिछले पेज पे n इज इक्वल टू 4 के लिए ड्राइव किया है अभी थोड़ी देर पहले। ये देखें, जब n 4 हो तो हमारे पास ये होती है उस पोलिनोमियल। इसका मतलब y1 ये है उस सूरत में, इसका मतलब इस सूरत में y1 जो है सोल्यूशन ये है। इसको सिंपलीफाई कर लिया, सो y1 इज सिंपली दिस वन। ये हमारे पास y1 होगा अगर हम ये n 4 लें। तो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब n पे डिपेंड करता है कि सोल्यूशन किस तरह का है ना, वो पोलिनोमियल एक्चुअली होगी ऑफ डिग्री n। तो आप गौर कीजिए, तो हमने n चूंकि 4 लिया तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आई उसमें देखें x पावर 4 इन्वॉल्व है ना, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 आई है। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब हम कहते हैं जी लेजेंडर्स पोलिनोमियल आर स्पेसिफिक nth डिग्री पोलिनोमियल्स एंड आर डिनोटेड बाय p and x। अब हम जरा लेजेंडर्स पोलिनोमियल पे बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली n डिग्री पोलिनोमियल्स होती हैं, स्पेसिफिक टाइप n डिग्री पोलिनोमियल्स होती हैं, ठीक है। From the series for y1 and y2 and from the above choices of C0 and C1, we find that the first several Legendre's polynomials are these। तो हम देख सकते हैं कि C0 C1 की डिफरेंट चॉइसेस के लिए जो हमने ऊपर स्पेसिफाई की, जो Legendre's पोलिनोमियल हैं वो इस तरह से हैं, यानी इसकी 0th ऑर्डर पोलिनोमियल जो है वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल x होती है, सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल हाफ इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 होती है, p3 जो होती है वो हाफ 5x क्यूब माइनस 3x होती है, और p4 ये हमने अभी फाइंड भी की 1/8 35x4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3 होती है, p5 हमारे पास ये होती है p5x 1/8 63x5 माइनस 70x क्यूब प्लस 15x। अब फर्दर जनाब, नोट दैट दीज पोलिनोमियल्स p0, p1, p2, p3 and so on are in turn particular solutions of the differential equations। कौन सी? जब n 0 है तो इसका मतलब है लेजेंडर जो इक्वेशन है उसमें ये वाली टर्म y वाली टर्म गायब हो जाएगी, चूंकि n उसमें क्या होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू y होता है ना,
लेजेंडर जो इक्वेशन है, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। इसका मतलब है n0 के लिए p नॉट x वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चेक भी कर सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू असल में p1x, p नॉट x, दिस इज एक्चुअली 1। तो इसको मैं अगर y सपोज कह लूं तो कोई हर्ज नहीं है ना, y1 चलिए कह लेते हैं। तो y1 अगर इसको देखो तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। y1 क्या होगा, y1 डैश क्या होगा 0, y1 डबल डैश वुड बी 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0। देखें ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 1 होगा उस वक्त लेजेंडर्स इक्वेशन की शक्ल ये होगी। तो इस सूरत में P1 वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और P1 इस सूरत में क्या है, x है, हम पिछले पेज पे देख चुके। तो इसका मतलब x इसका सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू x वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। इसी तरह जब n इक्वल टू 2 हो, लेजेंडर्स इक्वेशन की शक्ल ये बन जाती है, और इस सूरत में हमारे पास जो P2 है ना, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लेजेंडर्स इक्वेशन, एंड सो ऑन। बाकी भी इसी तरह हम कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट में भी बात की कि अगर हमारे पास यहाँ n की जगह पॉजिटिव इंटीजर n है तो उस वक्त Pnx या उसका सॉल्यूशन जो होगा दैट वुड बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो इस तरह जनाब हमने, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किया है लेजेंडर्स इक्वेशन का, उसके असल में जो सॉल्यूशंस हैं वो पोलिनोमियल शक्ल के हैं, जिन्हें खास नाम देते हैं लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स। ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट जनाब, अब सिलसिला कुछ यूं है कि ये जो लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स हैं ये बेसिकली आप अगर गौर करें तो इसमें कोई खास पैटर्न सामने नहीं आया, या अगर आया भी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न है। ये लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और न्यूमेरिकल एनालिसिस में, पर्टिकुलरली जहाँ न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते बनाते हैं या डेवलप किए जाते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस गोया, ये सारे लोग जो हैं लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स को यूज करते हैं। ओके, अब इस तरह की और पोलिनोमियल्स भी लिटरेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। मसलन इंटरपोलेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, या एक न्यूमेरिकल मेथड्स में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, तो वहां भी ये लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स यूज होती हैं। इस तरह मैं बात कर रहा था कि और तरह की पोलिनोमियल्स हैं लिटरेचर में, जैसे हर्माइट पोलिनोमियल्स होती हैं, और इसी तरह से शेबशेफ पोलिनोमियल्स हैं, और इस तरह के और भी पोलिनोमियल्स लिटरेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे पास चूंकि इन पोलिनोमियल्स की काफी लंबी एक लिस्ट है, तो इनको याद तो नहीं रखा जा सकता। तो उसके लिए फिर क्या किया गया कि एक मैथमेटिशियन था रॉड्रिग्स ने एक फार्मूला लेजेंडर्स पोलिनोमियल के लिए डेवलप किया, और ये है, वो कहता है जी Pnx जो है वो इसके इक्वल होता है 1/2n n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर n। तो ये जो फार्मूला है इसकी मदद से हम जितनी भी लेजेंडर पोलिनोमियल्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कि जब आप n की जगह 0 लीजिए तो हमें P0 मिल जाएगा, n की जगह 1 लीजिए P1 मिल जाएगा, n की जगह 2 लीजिए और हमें P2 मिल जाएगा। तो थोड़ी देर में हम इस फार्मूले की मदद से कुछ पोलिनोमियल जनरेट करेंगे। आखिर में मैं एक एग्जांपल, ये एक्सरसाइज में एग्जांपल भी है आपकी, एक एग्जांपल या एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, इसके बाद ये एक तरीका है या ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप लेजेंडर पोलिनोमियल्स को जनरेट कर सकते हैं। एक और फंक्शन है जिसकी मदद से हम
जो है लेजेंडर पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। इसे कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स। द लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स आर द कोफिशिएंट्स ऑफ z पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहते हैं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें ना, तो जो हमारे पास z की पावर्स आएंगी, उन वो जो पावर जो z पावर n की पावर्स, यानी अगर हम p1 कर रहे हैं तो z की पावर 1 की जो कोफिशिएंट है दैट वुड गिव यू द p1x फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल। इसी तरह z की n जब 2 होगा तो उस वक्त हमें p2 मिलेगा कहां से, z स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अब हम करते क्या हैं कि ये जो फंक्शन हम कह रहे हैं इसको बाइनोमियल सीरीज की मदद से ओपन कर लेते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज में इसको यानी पहले यूं लिखा 1 माइनस z 2x माइनस z होल पावर माइनस 1/2। Therefore by binomial series, आपकी आसानी के लिए, गालबन मैंने पहले भी कहीं तस्करा किया है, आपकी आसानी के लिए मैं इसे फिर लिख रहा हूं यहां। तो बाइनोमियल सीरीज क्या होती है जी, 1 प्लस x पावर n, ये होता है 1 प्लस n इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। फिर इसी तरह से n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हम अगर उसको ओपन करें तो ये देखें पहली टर्म ये आ गई, n की जगह क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू z 2x माइनस z। अब आप गौर कीजिए तो असल में ना ये प्लस इसलिए हुआ है, वरना तो ये माइनस 1/2 था ना, ये देखें ये इस माइनस की वजह से वो दोनों मिलके प्लस हो गए हैं। तो हमारे पास जनाब ये आ गया पहली टर्म। इसी तरह अब n इंटू n माइनस 1, तो n की जगह क्या है हमारे पास माइनस 1/2, माइनस 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल, और जो 1 के अलावा आगे टर्म है उसका स्क्वायर। इसी तरह माइनस 1/2 n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज द क्यूब एंड प्लस सो ऑन। तो यहां से आप देखें हम यूं लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 z 2x माइनस z। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो दिस वुड बी 3/8 z स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लिए, ये वाली टर्म वो ये आ गया। इसके बाद ये जो टर्म है ये 5/16 आ गई z क्यूब, और इसका क्यूब ओपन कर लिया, वो ये टर्म आ गई। अब यहां बस ये करना है कि हमने क्या करना है जी, z की पावर्स इकट्ठी करनी है, z की पावर सेम पावर्स वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है। ये आ जाएगा जी 1 प्लस zx माइनस हाफ z स्क्वायर एंड 3/2x स्क्वायर। इसको जो मल्टीप्लाई किया ना, ये सारी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, z की सेम पावर्स वाली टर्म इकट्ठी कर ली। ये आ गया, ये z की पावर, ये स्क्वायर, ये z क्यूब और ये z4। तो हमारे पास चूंकि pn x z पावर n अगर लिखूं तो इसका मतलब ये p नॉट x प्लस p1 z, और इसका मतलब है p नॉट हमारे पास 1 आ गया। इसको कंपेयर करें ना, अगर p1 x आ गया, p2 हमारे पास ये z स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट आ गया, वो आएगा हाफ 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह p3 वुड बी हाफ 5x क्यूब माइनस 3x एंड सो ऑन। तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे वही चीजें लिखी हुई हैं। p नॉट 1 आ जाएगा, p1 x आ जाएगा, p2 ये आ जाएगा, p3 आ जाएगा एंड p4 वुड बी which are the Legendre's polynomials. So this is the second way to generate Legendre's polynomials. अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एग्जैक्टली उसको यानी याद रखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये एक चीज याद रखेंगे, जैसे पहला फार्मूला और फिर दूसरा जो ये जनरेटिंग फंक्शन है उसकी मदद से हम जनरेट कर सकते हैं पोलिनोमियल्स को। एक और तरीका है, रिकरेंस रिलेशन है एक ये, इसकी मदद से भी, तो अगर आप गौर कीजिए तो ये ऑलमोस्ट वही चीज है जो हमने इधर पिछले उसमें की है,
जनरेटिंग फार्मूला की मदद से। यहां पे जनाब हमारे पास ये इसी तरह से वो आ गई। सो दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वायर वी हैव दिस। ये वही चीज है जैसे अभी हमने की, लिहाजा जैसे ये सारा कुछ कैसे हो रहा है जी, ये सीरीज सॉल्यूशन जिस तरह हम फाइंड करते हैं ना, तो ये रिकरेंस रिलेशन बेसिकली डेवलप हुआ है। इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये हमें क्या देंगी, पोलिनोमियल्स या लेजेंडर्स पोलिनोमियल दे सकती हैं। k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, k की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। तो ये बेसिकली ये एक और तरीका है टू जनरेट दी लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स। ठीक हो गया जी। बेसिकली इसके पीछे थीम क्या है, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, यानी इस चीज को हमने अज्यूम कर लिया कि ये इसके इक्वल है, और इसी चीज को आगे डेवलप करके तो इसमें फिर x माइनस टी से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया है, और फिर इसमें से दोनों साइड्स में से हमने ये इकट्ठी की हैं, एक तरफ ले गए हैं सारी सीरीज वाली टर्म में, और फिर जैसे हम सीरीज सॉल्यूशन करते हुए क्या करते हैं कि वो सारी सीरीज को ऐड करते हैं, वो सारा प्रोसेस करने के बाद हमें असल में ये रिकरेंस रिलेशन मिल जाता। तो अब हम कुछ एक दो एक्सरसाइजेज कर लेते हैं। इसमें देखिए तो कहा है कि शो दैट द लेजेंडर्स इक्वेशन हैज एन अल्टरनेटिव फॉर्म दिस। आपको पता है कि एक्चुअली लेजेंडर्स इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, एज लेजेंडर्स इक्वेशन is of the form 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus n into n plus 1 into y is equal to 0। ये हमारे पास जो है ये लेजेंडर्स इक्वेशन की एक्चुअल फॉर्म है। अब हम असल में अगर देखें तो ये जो टर्म है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। देखिए जरा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को सेम रखा जी, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड प्रोडक्ट फार्मूले की मदद से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, दैट वुड बी माइनस 2x, और ये टर्म सेम डी वाई बाई डी एक्स। अब आप गौर कीजिए, तो चले मैं इसको इस तरह अगर लिख दूं, ये स्क्वायर था, डी टू वाई बाई डी एक्स को मैं लिख लेता हूं, चलिए ये वाई डबल डैश लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख लेते हैं, वाई डैश। तो आप गौर कीजिए यही चीज है। इसका मतलब है मैं जो ये कह रहा था कि इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं, ये ठीक है बात। लिहाजा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी अल्टरनेट फॉर्म ये है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक होगी जी बात। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज आ गई जी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज है, कहता है शो दैट साइन थीटा डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा dy by d theta plus n into n plus 1 into sin theta into y is equal to 0 can be transformed into Legender's equation by means of this substitution। कि हम Legender's equation में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं by means of this substitution। तो हम कहते हैं जी let
सब्स्टिट्यूशन क्या बताइए, that x is equal to cos थीटा। देखिए हमारे पास चेन रूल होता है dy by dx is equal to dy by d थीटा into d थीटा by dx। भाई चेन रूल में ये लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास y जो है और x दोनों काज और साइन की फॉर्म में लिखे हो, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे हो ना, तो चेन रूल की मदद से हम ये चीज लिख सकते हैं। अब हमारे पास dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, चूंकि इस इक्वेशन में ये dy बाय डी थीटा मुझे चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं। तो अगर dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी हमारे पास dy बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, dx बाई डी थीटा होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया जी। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज माइनस साइन थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी थीटा। तो यहां से हम एक्चुअली स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो एज यहां लिखें एज, और उसके बाद ये आ जाएगा, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा जी, डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, तो हमारे पास ये बनेगा माइनस साइन थीटा, ये इसी तरह आ गया, और डी वाई बाई डी थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, पहले इस साइन थीटा इधर आ गया माइनस साइन थीटा, अब इस पे इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो उसका तरीका ये होगा कि पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इस तरह ये चेन रूल लग के तो ये भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहे हैं जी, इसके बाद हमारे पास जनाब आएगी साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो सो दिस वुड बी माइनस कॉस थीटा, और अब डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट वुड बी सेम टर्म। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमारे पास माइनस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू, देखें डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा एंड दिस इज माइनस कॉस थीटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक हो गया जी, ये बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डी टू वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी आ गई और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी आ गई। ये सब्स्टिट्यूशंस में अगर इस इक्वेशन में वापस करूं तो हमारे पास क्या आएगा जी, देखिए हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है, प्रॉब्लम ये थी ना, हाँ इसको मैं लिख लेता हूं, साइन थीटा डी साइन स्क्वायर थीटा डी टू वाई बाई डी x square, rather this is theta square, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, cos थीटा dy बाई डी थीटा और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्लस n इंटू n प्लस वन साइन थीटा इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0।
तो अब आप गौर कीजिए, तो हम ये जो टर्म है, ये देखें, ये हमारे पास dy बाई डी थीटा की टर्म क्या आई है, इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और इसी तरह dy बाई डी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। तो d जो है d2y बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू है जी साइन स्क्वायर थीटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ, ये थोड़ा सा ये जो है हम देख सकते हैं, ये साइन थीटा है, नॉट साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसमें मैं पुट कर रहा हूं जी वैल्यू साइन ऑफ थीटा किसकी, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर की। तो ये मेरे पास क्या आया जी, ये है वैल्यू मेरे पास, ठीक है जी। तो ये है साइन स्क्वायर थीटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस कॉस थीटा dy बाई dx प्लस कॉस थीटा। अब हम dy बाई डी थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या है। ये देखिए हमने ये निकाली हुई है, दैट इज माइनस साइन थीटा इंटू dy बाई डी थीटा dx, सॉरी। तो इसकी जगह रखें माइनस साइन थीटा इंटू dy बाई dx। मैं जरा दोबारा से कंफर्म कर लूं जी। हाँ जी, माइनस साइन थीटा dy बाई dx, ठीक हो गया जी। और इसके बाद क्या है जी, प्लस n इंटू एन प्लस वन साइन थीटा इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये उस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी, किस किस की, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर और dy बाई डी थीटा की। अब हम इसको अगर इकट्ठा कर लें तो ये हमारे पास बनेगा, ये इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बनेगा हमारे पास, दिस वुड बी इक्वल टू साइन, बल्कि यूं कीजिए कि थ्रू आउट साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ये देखें, ये साइन थीटा एक टर्म, इसके साथ भी साइन थीटा है और इसके साथ भी साइन थीटा है, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा dy बाई डी एक्स माइनस कॉस थीटा dy बाई डी एक्स, और फिर क्या है क्या जी, प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये क्यों कर लिया कि ये देखें लेजेंडर पोलिनोमियल में ये टर्म तो आ गई हमारी। अब बाकी देखना है कि बाकी के साथ क्या होता है। बाकी टर्मों में देखें तो मेरे पास ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ कॉस में लिख सकता हूं, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख दूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे कि हमने यहां क्या किया है, डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, ये आ गया हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, ये इकट्ठे हो गएंगे दोनों, 2 cos थीटा dy बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट में की थी कि cos थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेजेंडर्स इक्वेशन आ गई है। तो गया हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इसमें अगर ये सब्स्टिट्यूशन करें x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, लेजेंडर्स इक्वेशन में। तो यही हमने किया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये, मैं ब्रीफली दोबारा बता देता हूं ताकि आपको बात में समझने में आसानी हो। असल में हमने चेन रूल की मदद से यहां से बात स्टार्ट की कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx लिख सकते हैं इस तरह।
ठीक है जी। अब हमारे पास इसको में से dy बाई डी थीटा की वैल्यू मैंने असल में ना जो इस इक्वेशन में चूंकि d2y बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो उसके लिए मुझे dy बाई डी थीटा की वैल्यू, तो इसको मैं इधर ले आया, तो इसका मतलब dy बाई डी थीटा की वैल्यू लिखी गई dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। अब dx बाई डी थीटा किसके इक्वल है? चूंकि x cos थीटा के इक्वल था तो dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया, लिहाजा ये आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा dy बाई डी एक्स। इसी तरह अब दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया, ये अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस बाय d2y बाई डी एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं? थीटा के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो दोबारा जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया d2y बाई डी थीटा स्क्वायर। अब देखिए ये थी हमारे पास ये टर्म, साइन थीटा को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पहले d2y बाई डी, ये चेन रूल होता है ये भी, डी एक्स स्क्वायर इन टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी थीटा, और अब इसमें ये टर्म सेम dy बाई डी और साइन का डेरिवेटिव विच वुड बी माइनस कॉस x, चूंकि माइनस ऑलरेडी है। ओके, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी, माइनस साइन थीटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू दोबारा पुट कर ली, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा dy बाई डी एक्स। लिहाजा मेरे पास d2y बाई डी थीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करी, d2y बाई डी एक्स, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर और dy बाई डी थीटा, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब यहां चूंकि साइन थीटा सब टर्मों में मौजूद है, ये देखें और मेरे पास यहां भी है, तो थ्रू डिवाइड कर दिया साइन से, ताकि इससे हमारी जान छूटे। जब डिवाइड कर लिया तो बाकी ये टर्म बची, वो ये लिखी है, ये टर्म यहां से साइन चूंकि डिवाइड होके खत्म हो गया, तो यहां कास माइनस कास थीटा dy बाई डी एक्स और प्लस n, अब ये दोनों मिलकर 2 कास, और ये साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई, तो दिस इज द लेजेंडर इक्वेशन। तो यही हमें प्रूव करना था। हाँ जी, द लेजेंडर्स पोलिनोमियल्स आर आल्सो जनरेटेड बाय रॉड्रिक्स फॉर्मूला। तो हमें ये कहा गया जी कि आप n इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3 के लिए इस फार्मूले की मदद से लेजेंडर पोलिनोमियल्स जनरेट करें। इसका मतलब हमें p0x जनरेट करना है, p1x और p2x और p3x। तो p0 पहले देखते हैं, p0 क्या होगा x, वो है इस फार्मूले में आप n की जगह 0 पुट कर दीजिए, सॉरी 0 फैक्टोरियल d0 बाई डी एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 0। तो ये सारा कुछ ही 1 है, चूंकि 1 2 पावर 0 1 0 फैक्टोरियल 1, ये ओरिजिनल फंक्शन होता है जो भी है, ये भी 1, और ये डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव कोई नहीं है इसका, अगर मैं 0 लगाता हूं तो इसका मतलब है नो डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन। तो ये सारा 1 हो गया जी। अब हम p1x करते हैं, क्या होगा 1 ओवर 2 रेज़ पावर 1 n फैक्टोरियल, n की जगह क्या आ गया 1 फैक्टोरियल, और दिस इज d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1। तो ये आ गया 1/2। इसका वो कीजिए जी, डेरिवेटिव लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे बस, ये इससे कैंसिल, साथ इसके हाँ जी 2x होगा ना, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, ये इससे कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू x। तो देखें लेजेंडर पोलिनोमियल में p1x x ही होता है, लेजेंडर पोलिनोमियल्स में p1x जो है वो x ही होता है। फिर हम फाइंड करते हैं p2x, तो दिस इज 1 ओवर 2 पावर 2 फैक्टोरियल d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बना, ये बेसिकली देखें 2 पावर 2 4 हो गया, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, 4 इंटू 2 8 हो गया जी। अब पहले एक दफा डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स अलग लिखा, d बाई डी एक्स हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर।
तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, 1/8 d/dx ऑफ, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, क्या होगा 2x² माइनस 1 इंटू पावर 1 होगी और इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, दिस इज 2x। तो मेरे पास आ गया जनाब 1/8 d/dx ऑफ, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा 4x इंटू x² माइनस 1। वैसे बेहतर ये है, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ये हमारे पास आ चुका 1/8, 4 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ, ये हमारे पास बना है 4 मैंने बाहर लिख लिया है, तो बाकी क्या बना x³ माइनस x, उनको मल्टीप्लाई कर लिया ना दोनों को, x³ माइनस x। अब जरा आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन करने में या वो डेरिवेटिव लेने में, सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये क्या बना जी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3x² माइनस 1। तो ये हमारे पास p2x है जी, वाकई यही होता है। तो देखा, इस फॉर्मूले में जब हम n की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमें लेजेंडर पोलिनोमियल्स मिलती जाएंगी। फर्दर अब आगे जब हायर ऑर्डर पोलिनोमियल्स है ना, उसमें ये काफी टफ हो जाती है कैलकुलेशन, तो आप कंप्यूटर अलजेब्रा की मदद से, यानी कंप्यूटर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं कि आप इसको फार्मूला दें और वो आपके लिए नेक्स्ट जो है वो पोलिनोमियल कैलकुलेट कर दे। तो जनाब हमने आज के लेक्चर में ये लेजेंडर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर की समरी है जी कि हमने लेजेंडर्स इक्वेशन क्या होती है ये देखा, फिर हमने इसके सीरीज सॉल्यूशन पे बात की। सीरीज सॉल्यूशन के जब हमने फाइंड किया तो हमारे सामने जो बात आई कि जी इनका सीरीज सॉल्यूशन जो होता है लेजेंडर इक्वेशन का, वो लेजेंडर पोलिनोमियल्स होती हैं। रॉड्रिग्स फॉर्मूला जो है फॉर लेजेंडर्स पोलिनोमियल वो पढ़ा, वो जो है फार्मूला हमें क्या देता है, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट पोलिनोमियल जनरेट करता है। फिर हमने जनरेटिंग फंक्शन भी पढ़ा कि एक जनरेटिंग फंक्शन है जो लेजेंडर पोलिनोमियल्स को जनरेट कर सकता है। वो असल में क्या है, बायनोमियल सीरीज की मदद से एक फंक्शन है, उसका एक्सपेंड करें बायनोमियल सीरीज की मदद से, तो उसमें z की जो पावर्स के कोफिशिएंट हैं वो लेजेंडर पोलिनोमियल्स होती हैं। फिर हमने ब्रीफली देखा कि रेकरेंस रिलेशन एक होता है जो लेजेंडर पोलिनोमियल्स को जनरेट कर सकता है। ये गोया के 3 तरीके थे लेजेंडर पोलिनोमियल को जो है जनरेट करने के। ताहम इनमें ये दोनों तरीके ज्यादा आसान भी हैं और मशहूर भी हैं। पर्टिकुलरली ये सबसे मशहूर तरीका है लेजेंडर पोलिनोमियल को, चूंकि आप देखिए तो इसका फार्मूला बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन को टफ है। इसके बाद ये फार्मूला भी अच्छा है और ये भी फार्मूला अपनी जगह है, लेकिन ये 2 ज्यादातर राइज हैं या इसकी मदद से कि असल में ना इसको लेजेंडर पोलिनोमियल्स को याद तो नहीं रख सकते ना, लिहाजा क्या करते हैं कि हम इन फार्मूलों की मदद से वो पोलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ। खूब प्रैक्टिस कीजिए इन प्रॉब्लम्स की या इस इक्वेशन की जो हमने आज लेजेंडर्स पोलिनोमियल लेजेंडर्स इक्वेशन पढ़ी, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। और बेसल्स इक्वेशन की निस्बतन ये ज्यादा आसान है। बेसल्स इक्वेशन थोड़ी ज्यादा टफ थी, ये थोड़ी सी निस्बतन आसान है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।